हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम वो चीज़ें कंप्लीटली कवर करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आती हैं, और डायरेक्टली जो आपको नेम याद रखने हैं, जो डेट्स याद रखनी है, वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बताऊंगा। उनको आपको डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिख लेना है और उनको याद कर लेना है। तो आपकी पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी हमारे 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहली बात 1934 से स्टार्ट हुई। 1934 में हमारे एम.एन. रॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एम.एन. रॉय जी ने सबसे पहली बार आइडिया रखा कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया के लिए। क्लियर? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की अलग होनी चाहिए, किसने ये बात सामने रखी थी? उनका नाम है एम.एन. रॉय, 1934। इसके बाद क्या हुआ? 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फ्रेम है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसकी बात एम.एन. रॉय ने 1934 में रखी थी। अब एम.एन. रॉय के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी हमें, किसके लिए? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसकी बात सामने रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब तीसरी बात क्या हुई? 1938 में, लगभग 3 साल बाद, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ से एक फ्री इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी बात अंग्रेजों के आगे रखी। और ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान ली। कब मानी? अगस्त ऑफर में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? अगस्त ऑफर हुआ कब था? आपको बता दूं, 1940 में हुआ था अगस्त ऑफर। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की अलग होनी चाहिए, उसकी बात ब्रिटिशर के आगे रखी थी, वो कब मानी गई? तो वो मानी गई अगस्त ऑफर में, 1940 में। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या हुआ? जब उनकी बात ब्रिटिशर ने मान ली अगस्त ऑफर में, देन 1942 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए। ये कौन थे? ये मेंबर थे कैबिनेट के। ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, और ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए वो ड्राफ्ट लेकर कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जैसे ही इंडिया आए, इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई। जो इन्होंने ड्राफ्ट बना के हमें इंडिया वालों को दिया, उनके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई। बट हुआ क्या? मुस्लिम लीग थी, उन्होंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। इन्होंने बोला हम इनको नहीं मानते। जो क्रिप्स ने अपना प्रपोजल लाए थे ब्रिटिश से कि आपका ये ऐसा कुछ ड्राफ्ट वो बना के लाए थे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा बनेगा, वो मानने से मना कर दिया मुस्लिम लीग ने। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इन्होंने बोला हमें एक ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, 2 सेपरेट स्टेट चाहिए, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे, जो मुस्लिम के लिए अलग बनेगा और इंडिया के लिए अलग बनेगा। क्लियर? अब फाइनली क्या हुआ? ये सारी बात तो आपको समझ में आ गई यहां तक। मुस्लिम लीग ने इन्हें मना कर दिया, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग कैसे हुई, उनके ऊपर देखते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात आपको याद रखनी है कि नवंबर 1946 में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये किस मिशन प्लान के अंदर बनी थी? तो इस मिशन प्लान का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। तो एट लास्ट नवंबर 1946 में हमारी सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, और वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी। क्लियर? अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बना दी, अब उसके अंदर आपको बंदे भी बिठाने हैं। कोई भी असेंबली होगी तो उसमें आपको मेंबर तो बिठाने पड़ेंगे। अच्छा, अब वो मेंबर कैसे डिसाइड हुए? अब वो मेंबर डिसाइड हुए इनडायरेक्टली।
मैं डायरेक्टली एग्जाम के वर्डिंग ही लिख रहा हूं, जो एग्जाम में वर्डिंग आती है, ठीक है। जो आपको मेंबर चुनने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो इनडायरेक्टली चुने गए, कहां से? बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज थी इंडिया में अलग अलग जगह, वहां से एक एक मेंबर चुना गया। अब वो मेंबर कैसा चुना गया? वो मेंबर चुना गया एक मेंबर पर 1 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन से। 1 मिलियन पॉपुलेशन से एक मेंबर को चुना गया। कहां से चुना गया? प्रोविंशियल असेंबलीज थे। ध्यान में रखिए, हमारे इंडिया में बहुत सी प्रोविंशियल असेंबलीज थी अलग अलग, हर स्टेट में, हर एक राजा रजवाड़ों के जो भी इंडिया के अलग अलग स्टेट थे वहां प्रोविंशियल असेंबलीज थी, और वहां से हमें एक एक मेंबर को उठाना था। और वो मेंबर कैसे उठाया गया? 1 मिलियन के ऊपर एक मेंबर। क्लियर? अच्छा, सीट कितनी थी टोटल? ये भी एग्जाम में आता है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने बनाई, टोटल कितनी सीट थी? इसमें टोटल थी 389, मतलब टोटल 389 मेंबर्स की ये सीट रखी गई थी। इसमें से 296 और रेस्ट कितना बचा? 4 + 89। अब जो ये सीट थी, इनको कैसे बांटा गया? जो 296 थी वो तो प्रोविंशियल असेंबली से लिए गए, और जो 4 + 89 सीट बची, ये प्रिंसली स्टेट से लिए गए डायरेक्टली, प्रिंसली स्टेट से। क्लियर? अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बन गई आपकी, उसके बीच में आपने मेंबर्स का इलेक्शन भी कर लिया। वो इलेक्ट आपने इनडायरेक्टली किया। कुछ मेंबर आप प्रोविंशियल असेंबली से लाए, जो कि 1 मिलियन के ऊपर एक मेंबर था, और कुछ आप प्रिंसली स्टेट से ले आए। अब आपने पूरी की पूरी असेंबली अपने मेंबर से बिठा दी। अब जैसे मेंबर बैठे, गारंटीड है पहली मीटिंग भी हुई होगी कभी ना कभी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली मीटिंग थी वो कब हुई? तो सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अब ये मीटिंग हुई तो इसको किसी ने हेडिंग भी की होगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हर एक मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है वो भी होगा इसमें। तो वो प्रेसिडेंट कौन था? वो प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। और याद रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस प्रैक्टिस को फॉलो किया, तो आपने बताना है फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया था। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो करनी पड़ी, फ्रेंच प्रैक्टिस? क्योंकि सबसे पहली बार आपकी मीटिंग हो रही है असेंबली के अंदर, तो आपको एक प्रेसिडेंट चाहिए, एक सभापति चाहिए, जो पूरे के पूरे मेंबर्स को फॉलो ऑन करेगा। तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बार मीटिंग हुई और सच्चिदानंद सिन्हा को इनका इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। कौन से प्रैक्टिस से बनाया गया? फ्रेंच प्रैक्टिस से। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब हुआ क्या, 2 दिनों बाद 11 दिसंबर को 1946 में, अब 11 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, 2 दिनों बाद अब हमारी असेंबली ने बोला कि नहीं, हम इंटरिम प्रेसिडेंट कब तक रखेंगे, हमें एक परमानेंट प्रेसिडेंट चाहिए। तो परमानेंट प्रेसिडेंट तब बनाया गया किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि मेरे को एक वाइस प्रेसिडेंट भी चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन मिला? HC मुखर्जी। फाइनली 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रेसिडेंट बने और HC मुखर्जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने। अब हुआ क्या, जैसे ही ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बने, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए एक एडवाइजर की जरूरत पड़ी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमारे बने। कौन बने वो? BN राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने चाहिए। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बन गई और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बन गए। अब हमारी मीटिंग्स हो गई स्टार्ट। जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई तो 11 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने, 12 तारीख को गैप रहा, और 13 तारीख को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव लेके आए, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन
इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस था ये, और कैसा क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। अब इनके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई, जो भी ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस थे, और फाइनली 22 जनवरी 1947 में जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ये पूरी की पूरी हमारी जो असेंबली थी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब जैसे ये अडॉप्ट किया, इसके बाद शुरू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक तरीका। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई। वो कमेटी क्या थी, ये भी एग्जाम में आता है बहुत। सबसे पहले कमेटी बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था। देखो, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई चीज फाइनलाइज करनी होती है तो सबसे पहले हम उसका ड्राफ्ट बनाते हैं। तो ड्राफ्ट कमेटी का जो हेड बनाया गया वो किसको बनाया गया, B.R. अंबेडकर साहब जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हमारे पूरे इंडिया को एक यूनियन बनाना था, तो जो हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उनके हेड कौन बने, वो बने खुद जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए, जो भी हम काम इस वीडियो में करेंगे, जो भी मैं आपको वर्ड बताऊंगा, जो भी मैं वर्ड लिखूंगा, वो सिर्फ वो है जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे। हम देखिए कोई यूपीएससी की तैयारी में नहीं है, ठीक है, हमें एक जीएस को कवर करना है, और जीएस में उन चीजों को कवर करना है जो मोस्टली हमारी एसएससी में आती है। क्लियर, तो इसीलिए हम उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो हमारे काम की है। क्लियर, ऐसे तो देखो जीएस बहुत बड़ी है, करते चले जाओगे, उसका कभी अंत नहीं है, बट अगर हम स्मार्टली वर्क करें तो हम जल्दी से अपनी चीजों को निपटा सकते हैं। अब लास्ट एक कोर कमेटी आपको याद रखनी है, वो है कमेटी फॉर स्टेट नेगोशिएशन। कमेटी फॉर स्टेट नेगोशिएशन, इसके जो चेयरमैन थे वो खुद राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये 3 कमेटीज के हेड के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर, और फाइनली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और ये कब सेट की गई, 29 अगस्त को 1947। ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। ये मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा हूं, टोटल 7 मेंबर थे। क्लियर यहां तक? चलिए, अगर यहां तक क्लियर हो चुका है, अब समझ में आ गया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग कैसे होनी स्टार्ट हुई, बना कैसे, फाइनली क्या हुआ। अच्छा, अब बात यह है कि एग्जाम में बहुत बार यह पूछा जाता है कि जो लैंडमार्क थे आपके वो क्या क्या थे। इन लैंडमार्क में से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अच्छा, लैंडमार्क का मतलब समझा देता हूं। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब उस दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिससे हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके और नजदीक चले गए। तो वो लैंडमार्क क्या क्या थे, मैं वो लैंडमार्क स्टार्ट करूंगा 1773 से। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत ही इजी है ये, मैं जितना आपको करवा रहा हूं बस आपको उतना ही करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लैंडमार्क स्टार्ट होता है। अच्छा, एग्जाम में आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट बना। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट बना। कहां बना बता देता हूं आपको, यह बना फोर्ट विलियम, कैलकाटा में। उस टाइम पे कैलकाटा ऐसा लिखा जाता था। क्लियर, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था, इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। तो जो बेंच होती है, आप सभी को पता होगा सुप्रीम कोर्ट में बेंच होती है, तो एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे हमारे। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया,
ये 1784 में आया। लगभग हम 10-10, 11-11 साल आगे चलेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट्स है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? देखिए, इसमें बहुत अच्छी ये बात रही कि जो हमारी कंपनी थी उस टाइम पे, जो आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पे आके राज करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर थे, जो पार्लियामेंट थी ब्रिटिशर की, उनकी भी नज़र थी इस बात पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे 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 इंडिया के ऊपर पूरा कब्जा कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट किया, और जैसे उनको समझ में आया कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा जाल बिछा दिया इंडिया के ऊपर, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही साइड में कर दिया और खुद हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें जो कंपनी की रेगुलेशन थी उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो कंपनी की कॉमर्शियल, जो कंपनी का कॉमर्शियल पार्ट है उसे अलग कर दो, और जो कंपनी का पॉलिटिकल पार्ट है उसे अलग कर दो। अब कंपनी जब पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगी उसके अलग मेंबर होंगे, और कंपनी जो कमर्शियल मार्केटिंग करेगी, जो बिजनेस करेगी, उसके अलग मेंबर होंगे। क्लियर? जो पॉलिटिकल अफेयर देखती थी उसका एक बोर्ड बनाया गया, उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एग्जाम में आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? आपने बताना है पॉलिटिकल अफेयर के लिए। कॉमर्शियल के लिए क्या बनाया गया? इसके लिए बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो एग्जाम में आएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए बनाया गया? आपने बताना है कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, पिट्स इंडिया एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहली बार ये वर्ड यूज किया गया, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। ये वर्ड सबसे पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में यूज किया गया। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी स्टोरी टेलिंग मेथड में मैं आपको बता रहा हूं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बताई हो। ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली बस इतना याद कर लो, इनफ है। नेक्स्ट मैं चलता हूं चार्टर एक्ट 1793 में, लगभग 10 साल। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1793 में ऐसी क्या बात हुई कि इसको बहुत याद रखा जाता है? इसमें सिर्फ एक बात अच्छी हुई कि जो सैलरी थी मेंबर्स की, अभी हमने मेंबर तो बना दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बना दिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बना दिए, अब बात आई उनकी सैलरी की। जो उनकी सैलरीज थी बोर्ड ऑफ मेंबर की, ये कहां से ड्रॉन करनी स्टार्ट की? ये सैलरी कहां से लेनी स्टार्ट की? ये स्टार्ट की हमारे इंडियन एक्सचेकर से। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इंडियन एक्सचेकर से कब सैलरीज लेनी स्टार्ट की थी, तो वो अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1793। क्लियर? इससे नेक्स्ट आता है हमारा चार्टर एक्ट 1813। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, यहां पे जो ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक रूल बनाया जिसके अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म कर दिया। देखो मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है कुछ ऐसा करना कि सिर्फ मैं ही बिजनेस करूंगा, कोई और बंदा आके यहां पे बिजनेस नहीं करेगा। तो वो कंपनी की मोनोपोली थी, वो पूरी तरह एबोलिश कर दी इंडिया में। क्लियर? तो कंपनी की मोनोपोली इंडिया में कंप्लीटली खत्म कर दी गई। बट जो चाइना के साथ ट्रेड होता था, जो चाइना के साथ ट्रेड होता था और जो चाय का व्यापार था, उसमें मोनोपोली अभी जारी रही। कंपनी की मोनोपोली सिर्फ चाइना के साथ ट्रेडिंग में जारी रही और चाय के व्यापार में जारी रही। बाकी इंडिया में इन कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली खत्म कर दी। क्लियर? एक और बहुत अच्छी बात हुई, इनको हमारे इंडिया के बच्चों पे थोड़ी सी दया आनी स्टार्ट की, तो इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपया इंडिया की एजुकेशन के लिए खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ये पहली बार को इन्होंने धर्म का काम करना स्टार्ट किया इंडिया के लिए। पहली बार इन्होंने सोचा कि चलो इंडिया के कुछ लोगों को एजुकेशन भी देते हैं, तो 1 लाख रुपया उस टाइम पे सालाना खर्च करना स्टार्ट किया एजुकेशन पे। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने क्या किया,
क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होते हैं? जैसे हमारे धर्म गुरु होते हैं ना, जो अपने अपने धर्म का व्याख्या करते हैं, दूसरों को समझाते हैं अपने धर्म के बारे में, उनको बोलते हैं मिशनरीज। क्लियर? तो क्रिश्चियन मिशनरीज को सबसे पहली बार इंडिया में प्रीच करने का मौका मिला, ठीक है, 1813 के एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में। क्लियर? अब मैं चलता हूं चार्टर एक्ट 1833 में डायरेक्टली, क्योंकि बीच का कोई चार्टर एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आया आपके पास चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या खास बात है? देखिए, जो 1813 चार्टर एक्ट में इंडिया के साथ तो मोनोपोली खत्म कर दी थी, बट चाइना के साथ और चाय के व्यापार में मोनोपोली अभी भी थी। वो कंप्लीट मोनोपोली कंपनी की खत्म कर दी, एबोलिश कर दी। जो भी थोड़ी सी चाइना के साथ या चाय के व्यापार में मोनोपोली थी, वो भी पूरी तरह से खत्म कर दी। क्लियर? अब जो कंपनी थी उनको कंप्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। देखो, अब यहां से क्या हुआ, कंपनी को कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। अब हमारे ऊपर कंप्लीट राज करने का एक षड्यंत्र रचना स्टार्ट हो गया। अब यहां पे कंपनी को बोला, ठीक है, आप बिजनेस तो कर रहे थे, करते रहोगे, तो आप पहले तो अपनी मोनोपोली खत्म करो। अब आप ध्यान किस पे दो? आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दो। अब इंडिया के ऊपर, इंडिया को हमने गुलाम बनाना है, अब आप उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करो। तो हमारी जो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, उसका एक गवर्नर जनरल रखा गया। तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना? तो आपने बताया सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के चार्टर एक्ट में बना। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, सबसे पहली बार गवर्नर जनरल और कंप्लीटली मोनोपोली कब एबोलिश हुई। क्लियर? अब मैं चलता हूं चार्टर एक्ट, हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आ जाएंगे अभी। 1853 में चार्टर एक्ट 1853 में ऐसी क्या बात हुई, देखते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 में जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी थी, वो अलग कर दी। एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलग कर दिया गया और लेजिस्लेटिव बॉडी को अलग कर दिया गया, ठीक है। बट ये दोनों किसके अंडर थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसकी एक काउंसिल थी, उसमें 6 मेंबर, एक नए 6 मेंबर्स को लेना स्टार्ट किया। तो एग्जाम में यह आता है कि इंडियन, ध्यान से इस बात को ध्यान से रखना, इंडियन या इसको सेंट्रल बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी और कितने मेंबर की थी? ये थी 6 मेंबर की। और कब बनी सबसे पहली बार? चार्टर एक्ट 1853 में। और एक इस एक्ट में एक और बात बहुत अच्छी हुई, क्या? सबसे पहली बार सिविल सर्वेंट, जो आप यूपीएससी के एग्जाम देते हो, सिविल सर्वेंट्स का सबसे पहली बार ओपन कंपटीशन कब करवाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के दौरान। क्लियर? तो यहां पे जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन 2 से 3 बार तो मैंने ही देख लिया, वो क्या कि इंडियन, जो लोकल इंडियन थे, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन कब आनी स्टार्ट हुई हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में? तो आपने बताना अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1853। क्लियर? अच्छा, अब चार्टर एक्ट हो गए खत्म। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या बहुत अच्छी बात हुई थी? अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, जो हमारी कंपनी था, कंपनी का रूल कंप्लीटली खत्म कर दिया गया इंडिया के ऊपर से। कंपनी को बोल दिया आप कुछ भी नहीं हो, आप साइड हो जाओ। और कंप्लीटली
जो पावर थी वो किसके पास ट्रांसफर हो गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली हमें गुलाम बना लिया, हमारे इंडिया को गुलाम बना लिया, और पूरी की पूरी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट से के पास ट्रांसफर हो गई। अच्छा, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये बोला कि हम तो पार्लियामेंट में बैठेंगे, हम रूल रेगुलेशन बनाएंगे, पर इंडिया में कौन देखेगा कि हमारे रूल रेगुलेशन वहां पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, किस एफिशिएंसी के साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने एक नया पद बनाया, उसका नाम था वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। तो आता है कि सबसे पहली बार वाइसरॉयस ऑफ इंडिया कब बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ठीक है, ये कौन था? ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका? ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। क्लियर? अच्छा, जो पिट्स इंडिया एक्ट, हमने पहले पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, उसमें ड्यूल गवर्नमेंट थी, हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग था और कंट्रोल के लिए अलग था। तो वो जो ड्यूल गवर्नमेंट थे वो पूरी की पूरी एबोलिश कर दी गई, और यहां पे डायरेक्टली वाइसरॉयस ऑफ इंडिया को हेड बना दिया गया कि आप ही देखोगे जो हम रूल रेगुलेशन अपनी पार्लियामेंट में बनाओगे, क्या वो इंडिया में अच्छे से चल रहे हैं, वो कौन देखेगा? वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक लास्ट बात बहुत अच्छी क्या रही, यहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक नया ऑफिस शुरू हुआ। ये किसके अंडर था? ये था वाइसरॉयस ऑफ इंडिया के अंदर। क्लियर? इसका काम क्या था? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखना, एक एक मेंबर जो इसका था वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खबर रखता था, और उसकी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी? वाइसरॉयस ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ये किसको जवाबदेही देते थे? अपनी वाइसरॉयस ऑफ इंडिया को, और वाइसरॉयस ऑफ इंडिया किसको जवाबदेही देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्लियर? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, यहां पे सबसे पहली बात, जो गवर्नर जनरल था आपका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके पास एक पावर आ गई कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता था इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये एक बहुत बड़ी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई कि कभी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में ये कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। क्लियर? दूसरी बात, कोई जो पार्टिसिपेशन था किसमें, देखिए जो वाइसरॉयस ऑफ इंडिया था उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी। मैं लिख देता हूं यहां पे, वाइसरॉयस ऑफ इंडिया, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, अब हुआ क्या, कोई भी नॉन ऑफिशियल मेंबर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकता था। क्लियर? वाइसरॉयस ऑफ इंडिया का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, अब कोई भी नॉन ऑफिशियल मेंबर इसका मेंबर बन सकता था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। क्लियर यहां तक? अब लास्ट जहां पे इंडिया में थोड़ा सा गड़बड़ी होनी स्टार्ट हुई उसको बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब यहां पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में एक रिफॉर्म लाया गया, उस रिफॉर्म का नाम था मॉर्ले। देखो 90% चांस है इस क्वेश्चन का आने का एग्जाम में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहां पे मैं आपको बता दूं मॉर्ले कौन था और मिंटो कौन था। अभी हमने पीछे पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कि एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। तो जो मॉर्ले था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो कौन था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लियर? इन दोनों के नाम से ही इस रिफॉर्म का नाम रखा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, यहां पे सबसे पहली बार क्या किया गया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया की,
उसमें हमारे इंडियन, एक इंडियन थे, उसका नाम लिख लो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर? ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दाखिला लिया। सबसे पहली बार एक फर्स्ट इंडियन को वायसराय ऑफ इंडिया ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी। उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये कौन थे? ये लो मेंबर थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लो मेंबर, ये लो मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। क्लियर? और सबसे लास्ट बात क्या है कि मोर्ले और मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का नाम दिया गया मोर्ले और मिंटो को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार मुस्लिम को अलग रिप्रेजेंटेशन दी। हिंदू और मुस्लिम कहां से स्टार्ट हुआ, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, 1909 में सबसे पहली बार मोर्ले मिंटो ने क्या किया, अलग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन रखा और अलग हिंदू रिप्रेजेंटेशन रखा। क्लियर? बट होता क्या है, जब भी अंधेरा हो सवेरा तो जरूर होता है। तो ये वायसराय ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बहुत ही खराब निकले इंडिया के लिए। बट जो नेक्स्ट इसके बाद वायसराय ऑफ इंडिया आए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, वो बहुत अच्छे निकले। उन्होंने एक अच्छा काम किया इंडिया के लिए। क्या? उनका नाम बता दूं, जो वो एक्ट लेके आए उसको वो बोला जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब यहां पे भी रिफॉर्म आया, जैसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था, यहां पे भी एक रिफॉर्म आया, उसका नाम था मोंटेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये रिफॉर्म आया। अब यहां पे जो मोंटेग थे आपके, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो क्लैम्सफोर्ड के आपके वो थे वायसराय ऑफ इंडिया। क्लियर? ये थोड़े से इंडिया के लिए अच्छे रहे। क्यों? देखो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये वर्ड सबसे पहली बार कब यूज किया गया? तो आपने बताना है ये सबसे पहली बार यूज किया गया मोंटेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, हमारी जो हाउस थी उसको बाई कैमरल बनाया गया। मतलब जब भी 2 हाउस मेथड है हमारे इंडिया में अभी भी, लोकसभा राज्यसभा वाला, वो कब से स्टार्ट हुआ? वो मोंटेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तीसरी बात, सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए। सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। किसने करवाए? मोंटेग क्लेम्सफोर्ड में। अच्छा, कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो किया गया? फ्रेंच। क्लियर? इस डायरेक्ट इलेक्शन को करवाने के लिए फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया गया। दूसरी बात, जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन थे, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इन्होंने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया कि इसके थ्रू जो गेस्टेड ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, उनकी रिक्रूटमेंट होगी। तो ये बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। और लास्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद कोई भी एक्ट नहीं आया। इसके बाद सिर्फ एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसमें हमें इंडिपेंडेंस मिली। बट एक बात याद रखना, 15 अगस्त 1947 को जो हमें अलग एक फ्रीडम मिली, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग 2 देश बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है? बट उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे एक वर्ड यूज किया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन।
बस ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ऑल इंडिया फेडरेशन सबसे पहली बार किस में यूज किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई गई, जैसे आपकी राज्यसभा और लोकसभा है वैसे काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई। यहां पे स्टार्ट हो गया था हमारा पार्लियामेंट सिस्टम। तो इसमें 260 मेंबर थे, 260 मेंबर थे, जिसमें से 156 मेंबर कहां से थे? ब्रिटिश इंडिया से, और 104 कहां से थे? इंडियन स्टेट से। ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ध्यान में रखना। और याद रखना जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये हमारी राज्यसभा की तरह थी। इसमें क्या होता था? 1/3 मेंबर हर 3 साल बाद रिटायर होते थे। 1/3 मेंबर हर 3 साल बाद रिटायर होते थे, और ये परमानेंट हाउस था। और जैसे हमारी लोकसभा है वैसे उस टाइम पे थी फेडरल असेंबली। इसकी ड्यूरेशन कितनी थी? वही 5 साल। 5 साल के बाद ये एबोलिश हो जाती थी, फिर दोबारा बनती थी, फिर एबोलिश हो जाती थी। 5-5 साल का इसका पीरियड था। इसमें कितने मेंबर होते थे? 375 मेंबर होते थे पूरे इंडिया से। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था ये भी लिख लो। 250 थे ब्रिटिश इंडिया से और 125 थे इंडियन स्टेट से। क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसके बाद डायरेक्टली हमें आज़ादी मिली 1947 में। यकीन मानिए सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। मैंने एक भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है जो इंपॉर्टेंट ना हो। क्लियर? आप इतना कर लीजिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री हो गई एक तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है वो बताऊंगा, और वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए जीएस में अगर आपको स्कोर करना है ना, तो आप सोचोगे मैं सब कुछ ही कर जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्मार्टली वर्क करना है। अब स्मार्टली कैसे वर्क करें, कौन कौन सी चीजें पढ़ें और कौन सी छोड़ें, वो हम पे छोड़ दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग कैसे हुई वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंडिया के कौन कौन से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कौन कौन सी चीजें कहां कहां से बोरो की गई बस वो बताऊंगा, और शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीटली बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।